नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इजरायल और हमास के बीच लगातार लड़ाई जारी। इस लड़ाई का खामियाजा सबसे ज्यादा गाजा के आम लोग उठा रहे हैं, जिन तक न खाना पहुंच रहा है, न बिजली पहुंच रही है, न पानी, न ईंधन, कुछ नहीं। सारी सप्लाई बंद। बीच बीच में थोड़ा खोला जाता है, फिर बंद। उसके साथ ही हवाई हमले लगातार हो रहे हैं। आखिर गाजा के आम लोग क्या करें? वो फंस गए। इजरायल और हमास के बीच के इस युद्ध में वो फंसे हुए। अस्पताल, स्कूल, कुछ भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां भी धमाके हो रहे हैं। अब कौन करा रहा है, ये तो सियासत का मुद्दा हो गया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, लेकिन मर कौन रहा है आप ये देखिए। एक तो बम का खतरा है, दूसरा भूख का। सारी सप्लाई रुकने के बाद गाजा में कहीं से कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। कोई मानवीय मदद तक नहीं पहुंच पा रही। जबकि ऐसे हालात में यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां मदद पहुंचाती हैं, लेकिन तब जब उन्हें भरोसा हो कि उनके लोगों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इस बार यह भरोसा अभी तक मिलता हुआ दिख ही नहीं रहा है। अब सवाल उठता है कि फिर क्या विकल्प है गाजा के आम लोगों के पास? नहीं तो भुखमरी वहां हो जाएगी, लोग वैसे मरने लगेंगे। जाएं तो जाएं कहां? सोचिए, फिलहाल कोई विकल्प नहीं है 20 लाख लोगों के पास। इस पर सहमति बनवाने में दुनिया के बड़े बड़े देश कामयाब होते हुए दिख भी नहीं रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी जो यात्रा थी, उसके बाद अमेरिका ने गाजा के लिए $100 मिलियन की मानवीय मदद की पेशकश की। यह कहा कि उसे गाजा के निर्दोष लोगों की चिंता है। इसके बाद इजरायल ने भी यह कहा कि वो राफा के रास्ते सीमित मानवीय मदद जाने देगा, लेकिन साथ में यह भी सुनिश्चित करेगा कि इसका फायदा हमास को ना हो। उम्मीद बढ़ी थी कि गाजा में लोगों को मदद मिलने लगेगी, लेकिन अमेरिका और इजरायल के इस बयान के 48 घंटे बाद, 48 आवर्स के बावजूद कोई भी मदद अंदर नहीं जा पाई। कोई राहत सामग्री अंदर नहीं पहुंच पाई। रफा बॉर्डर से कोई मदद गाजा अभी तक नहीं जा पाई। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस ने तैयारियां पूरी की हुई हैं। बॉर्डर के इस पार यानी कि मिस्र और इजिप्ट जो है, उसमें बहुत सारा राहत सामग्री जो है वो लगातार ट्रक पे ट्रक आता चला जा रहा है। लेकिन आप राहत सामग्री भेजते रहिए, जब बॉर्डर ही नहीं खुलेगा तो सामग्री अंदर कैसे जाएगी? तो वो बॉर्डर पे खड़ा है। बॉर्डर के इस पार ट्रक हैं और बॉर्डर के उस पार गाजा। बॉर्डर बंद है, आश्वासनों के 48 घंटे बाद भी बंद है। सबसे बड़ा सवाल है, कब खुलेगा यह बॉर्डर? किस चीज का इंतजार? यह दोहरी मापदंड या दोगली बात नहीं है तो और क्या है कि हम मदद करना चाहते हैं, हमने बात कर ली, खोल देंगे। क्यों नहीं खुल रहा बॉर्डर? यूनाइटेड नेशंस की चिंता है कि मानवीय मदद कहीं हमलों की चपेट में ना आ जाए। इसलिए वो बार बार कह रहा है कि गाजा पर हमले ना हो, यानी कि इजरायल की तरफ से हमले ना हो, और जरूरी सामान गाजा जाने दिया जाए, जिनसे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। आप सोचिए, दुनिया की सबसे मजबूत संस्था, इस पर भी बहुत संदेह प्रकट किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र, बावजूद उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। वो मिस्र में हैं और कोशिशों में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से लोगों तक मदद पहुंचे। वो दुनिया के तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन युद्ध का 14वां दिन आज हो गया है और गाजा तक कोई भी मदद पहुंच नहीं रही है। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, ये खुद राफा बॉर्डर पहुंचे, वहां खड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गेट बंद है पीछे, तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। इजरायल के बाद जो दूसरा रास्ता है वो रफा बॉर्डर होकर के ही गाजा में आता है। एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर अपील की है कि गाजा में ट्रकों को जाने दिया जाए। ये वो ट्रक हैं जो लंबे समय से खड़े हैं, लेकिन अब तक गाजा की तरफ भेजे नहीं जा सके। इनमें खाने पीने का सामान, दवा है, जिसकी बेहद ज्यादा जरूरत अभी गाजा में है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यह ट्वीट किया गया है, जिसमें यह कहा है कि यह ट्रक कई लोगों के लिए जिंदगी और मौत के बीच का अंतर है। सोचिए, कैसी बेबस हो गई है संयुक्त राष्ट्र एक संस्थान के रूप में। वाकई ये सच है, एक पूरे इलाके में कोई सामान ना जाने दिया जाए,
उसको लेकर के ऐसे लग रहा है कार्रवाई हो रही है। वरना अब तक तो इतना बोलने और आश्वासन के बाद खुल जाना चाहिए था ना। तो ये सियासत नहीं है तो और क्या है? जंग पर सियासत। अगर बिजली की सप्लाई काट दी जाए, पानी की सप्लाई रोक दी जाए, दवाई और जरूरी सामग्री अंदर ना जाने दी जाए और इस पर चुप्पी बरकरार हो जाए, तो इसको आप किस तरीके से देखें? उनकी चुप्पी को आप क्या नाम दें? हर बीते दिन के साथ ये चुप्पी गाजा के लोगों की परेशानियों को कई कई गुना बढ़ा रही। अब बात युद्ध की कर लेते हैं। युद्ध में मरने वालों की संख्या 5000 से ज्यादा हो गई। इनमें गाजा के 3785 लोगों की जान गई है। इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये सारी चीजें लगातार हो रही। बिजली की कई सप्लाई बंद है। उसके साथ ही हवाई हमले लगातार हो रहे हैं। आखिर गाजा के आम लोग क्या करें? आप सोचिए। वो फंस गए हैं इजराइल और हमास के बीच में, युद्ध में। अस्पताल, स्कूल सुरक्षित कुछ भी नहीं। ये बम का खतरा लगातार बना हुआ है। और उस बीच, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो भूखमरी की नौबत भी बनी हुई। रफा बॉर्डर से भी कोई मदद गाजा अभी तक नहीं पहुंच पाई है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरों में आपने देखा। तो समाधान कैसे होगा, इस युद्ध का अंत कैसे होगा, वो तो एक बात की चर्चा है। लेकिन भूखमरी की हालत ना हो जाए गाजा में, इस बात का समाधान कैसे होगा? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दोनों ही अभी दूर की कौड़ी लग रही। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म। इस युद्ध का अंत कैसे होगा और इसमें वैश्विक ताकतें क्या भूमिका निभाएंगी? क्या पश्चिमी देशों का रिस्पॉन्स स्पष्ट नहीं है? और क्या इस मुद्दे पर अरब ने, तमाम देशों को, जितने अरब के देश हैं, वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर फिर से एक बार एकजुट हुए हैं। उनकी भी बड़ी आलोचना हुई, लेकिन अब एकजुट दिख रहे हैं। और एक और बात, भारत की इसमें क्या भूमिका रह सकती है? कुछ देर पहले हमारे कार्यक्रम मुकाबला में इसी मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। पूरी चर्चा तो आप शनिवार रात 8 बजे देख सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन आइए आपको उसका एक अंश दिखाते हैं। कमर आगा साहब, यहाँ बात फिर से वही आती है कि ये जो रीअलाइनमेंट हो रहा है, अभी एम्बेसडर गुप्ता ने बोला कि अमेरिका की पोजीशन को आप ऐसे मत समझें कि वो एकदम ही फेल हो गए। रफा क्रॉसिंग खुलवाने में, राहत सामग्री अंदर पहुंचाने में एक फ़ोन कॉल जो बाइडेन का रहा मिस्र से जब उन्होंने बात की। लेकिन कमर आगा साहब, अरबी मुल्कों का फिलिस्तीनी कॉज को एक तरीके से भुला देना या उसके बारे में कम चर्चा करना और फिर अब उसको लेकर के एकजुट हो जाना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अरब वर्ल्ड में भी बहुत बदलाव आ रहा है, ख़ासतौर से जो ये अरब स्प्रिंग आई थी उसके बाद से वहाँ की जो हुकूमतें बहुत डरी हुई हैं। और अभी जिस तरीके के डिमॉन्स्ट्रेशंस वहाँ पे अरब देश में लगभग हर शहर में हो रहे हैं, और आज के दिन ख़ासतौर से इस फ्राइडे के दिन अभी 1-2 घंटे के बाद मैसिव प्लानिंग है तमाम डिमॉन्स्ट्रेशंस की। उनको खुद अपनी गद्दी ख़तरे में नज़र आ रही है। और दूसरी बात ये कि ये बात अभी इस इंसिडेंट से पहले उनको एहसास हो गया था कि हमें चेंज की ज़रूरत है। सऊदी अरेबिया ने एक मेजर चेंज, आप देखिए, सऊदी अरेबिया ने एक तरफ तो ये कहा कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, फिर उसके बाद उन्हीं ने कहा कि हम सभी देशों से रिश्ते अच्छे करेंगे, चाइना और रशिया के साथ, जिसके ऊपर अमेरिका को बहुत आपत्ति है। सऊदी अरेबिया ने रशिया को कंडेम नहीं किया यूक्रेन वॉर में लेके। फिर सऊदी अरेबिया ने डी डॉलराइजेशन प्रोसेस शुरू कर दिया जो चाइना के साथ उसने डील की। उस डील की वजह से उसमें रियाल और युआन में ट्रेड होगा। भारत के साथ रुपी रियाल की बात हो रही है। यूएई ने भारत और जो यूएई की करेंसी है रियाल और भारत की रुपए में ट्रेड करने का एग्रीमेंट कर लिया है। तो इस तरह के जो चेंजेस आ रहे हैं ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं थे। फिर उन्हीं ने ये तो ज़रूर कहा कि हम अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करते हैं, ज्वाइन करेंगे, मगर शर्तें इतनी सख्त थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। पैलेस्टाइन के लिए उन्हीं ने साफ कहा कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट होनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्हीं ने ये भी कहा कि हमको आप नेटो प्लस की मेंबरशिप दीजिए, या जो इजराइल के पास है वो इसको देने के लिए तैयार नहीं है अमेरिकन कहते हैं हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जो देते चले आ रहे हैं।
इस तरह के, फिर उन्होंने कहा कि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट दीजिए और जिसके अंदर हमको न्यूक्लियर इनरिचमेंट की परमिशन होनी चाहिए। ये इजिप्ट जो इतना फ्रेंडली नेशन है वहाँ का, डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, उसने मना कर दिया बाइडेन से मिलने में। जॉर्डन, ये लोग जो वहाँ पे इस वक्त रिजीम्स हैं दोनों जगहों पे, दे आर सो डिपेंडेंट ऑन। तो अरब में बहुत बड़ा बदलाव आया है, सऊदी अरेबिया में बहुत चेंज आया है। सऊदी अरेबिया रियलाइज़ कर रहा है कि अब अरब जनता जो है वो मानेगी नहीं वो पैलेस्टाइन लेने में। लेकिन प्रोफेसर चुनाव, एक बार फिर से लौटते हैं भारत के मुद्दे पर, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन इसको लेकर के है, या ये राजनीतिक रूप से एक बस चर्चा का विषय है, जबकि आधिकारिक रूप से कुछ बदला नहीं है? हम लोगों की जो ऑफिशियल पॉलिसी रही है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के, और बयानबाजी जिस तरीके की हो रही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं है। वो एक ही हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से कही हुई एक ही बात है। आप किस तरीके से देखती हैं? मैं देखती हूँ कि देखिए, कहीं भी अगर एक टेररिस्ट अटैक है तो ये लीडरशिप का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि हम लोग कोई भी इस तरीके के साथ नहीं है। तो वो एक चीज़ है। और दूसरा, भारत की शुरू से ये पॉलिसी रही है और उसमें कोई बदलाव नहीं आया है कि हम लोग पैलेस्टाइन का ये देखना चाहते हैं कि इस तरीके का जो ऑपरेशन है, इस तरीके का जो कॉलोनियल सेटलमेंट है, इस तरीके का जो अपार्थाइड है, भारत ने जैसे साउथ अफ्रीका के कितना साथ दिया, वैसे ही उन्होंने पैलेस्टीन का साथ दिया है और मुझे लगता है अब भी दे रहे हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा इजराइल के साथ रिश्ते हमारे बेहतरीन हुए हैं, पर इसका मतलब ये है कि भारत की पोजीशन एक अच्छे ब्रोकर की तरह हो सकती है, क्योंकि जो पाश्चात्य के देश हैं, अमेरिका वगैरह, वो तो एक पार्टी है कॉन्फ्लिक्ट के। वो तो डिफेंस हर साल $2 बिलियन दे रहे हैं इजरायली मिलिट्री को। भारत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है। फ़िलिस्तीन लोग और अरब लोग का विश्वास है भारत के साथ। तो अगर मौका मिले तो भारत भी एक मीडिएटर के तौर से आ सकता है। पर लेकिन सिर्फ भारत नहीं, रूस ने भी फ़ोन लगाए हैं जॉर्डन से, सऊदी से, ईरान से, इराक से और नेतन्याहू से। और अभी G20 में रूस ने कहा कि भारत की पोजीशन बहुत मल्टीपोलैरिटी पे बहुत ही सही है। हाशमी साहब, यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा और डॉक्टर जहांगीर से भी। भारत क्या रोल प्ले कर सकता है? जैसे कि अभी प्रोफेसर चिनॉय जो बोल रहे हैं, चिनॉय ने कहा, बहुत ही सही बात कही इन्होंने। भारत के पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का पर्सनल जो एक केमिस्ट्री है, एक पर्सनल दोस्ती है इनके साथ, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, वो भी, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो जाके फ़लस्तीन में गए, महमूद अब्बास से उन्होंने मुलाकात की, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो भारत के पास एक मौका है और भारत को इसको आगे बढ़ाना चाहिए, अपने को ऑफ़र करना चाहिए। सऊदी अरब के साथ भी देखिए, अभी G20 में सऊदी अरब आया, जो एक लिंक, एक फ्रेट जो है, वन रोड वन, इसके जवाब में चाइना का एक अलग से कॉरिडोर बनाने की जो भारत की योजना है, इसको भी मोहम्मद सलमान जो हैं, क्राउन प्रिंस सऊदी, काफ़ी ज़्यादा लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी इसका जिक्र किया था कि यहाँ से लेकर के इज़राइल तक जो है एक फ्रेट, एक कॉरिडोर बनने की बात। तो भारत सऊदी अरब से भी बात कर सकता है और इज़राइल के साथ भी, क्योंकि एक इस रिलेशन में कहीं ट्रस्ट डिफिसिट नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सब शुरू कैसे हुआ? क्या इतिहास में छिपी है समाधान की कुंजी? इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के इतिहास पर NDTV के सौरभ शुक्ला ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। आइए आपको एक उसका अहम हिस्सा दिखाते हैं, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिक्कत कहां थी और क्या अब जब समाधान ढूंढने का प्रयास है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का नहीं। अभी शॉर्ट टर्म में तो राहत भेजनी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई समाधान ढूंढेंगे तो आपको यह समझना जरूरी नहीं हो जाएगा। देखिए,
हमास असल में इजराइल की क्रिएशन थी शुरू में। जिस तरह से मुसलमान, क्रिश्चियंस एंड जूज, ऑल ऑफ देम वर प्राउड ऑफ देयर अरब आइडेंटिटी। हिटलर ने इतना अत्याचार किया ज्यूइश कम्युनिटी के ऊपर। और जब ये यहूदी आए जो खुद प्रताड़ित थे, जब ये आए तो इन्होंने यहाँ पे बसे हुए जो अरब्स थे उनको अपने गाँव से बेदखल कर दिया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो सिग्नेटरी थे, he was made victim, he was shot dead। इतिहास हमें सिखाता है कि किस तरह से अगर आप एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं तो मॉन्स्टर आके खुद ही फ्रैंकेनस्टाइन को खा जाता है। मेन जो दुश्मनी उन समय थी वो क्रिश्चियन और ज्यूइश के बीच में थी, और बार बार यूरोप में 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं सदी में ज्यूइश कम्युनिटी को सताया जाता था, उनको परसिक्यूट किया जाता था, मारा जाता था। जितना अत्याचार क्रिश्चियनिटी ने ज्यूज पे किया, उस समय ये बड़े आराम से बगदाद में, दमेस्कस में, कायरो में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तो अरब कंट्रीज में थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑटोमन एम्पायर में प्रॉब्लम, ऑटोमन एम्पायर में ज्यूज को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑटोमन इस्तांबुल में, कॉन्स्टेंटिनोपल में वो खुद बुलाते थे ज्यूज को। ये ऑटोमन्स वर रूलिंग, ये जो सारे उस्मानी जो थे, टर्क ऑटोमन्स, उनकी खिलाफत थी, और यही पूरा का पूरा लेवांत एरिया जिसमें सीरिया, लेबनान, फ़लस्तीन, ये सब का सब ये लोग रूल करा करते थे। लेकिन जब इन्होंने खिलाफत को ख़त्म किया और ऑटोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो वक्त जो है वो पहली जंग अज़ीम का था। मसला शुरू हुआ क्योंकि इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, तो एक इनमें तमन्ना रहती थी कि कोई हमारा अपना भी देश हो। क्या हमारी कम्युनिटी अलग अलग जगह पर बिखरी हुई है? अगर हम 2500 साल पहले जाएं इतिहास में, तो हमारे राजा थे, डेविड थे, सोलोमन थे, उनका जेरूसलम में एक एम्पायर था और वहाँ उनका मंदिर था। जब से वो बर्बाद हुआ मंदिर, तब से हम बिखरे हुए हैं सारी दुनिया में। तो एक समझ लीजिए, एक उनकी एक तमन्ना ये रही सदियों में से कि हमें मौका मिले हम फ़लस्तीन में, जेरूसलम में वापस जाएं। Their religious rituals have kept ever before them the memory of Palestine as the land promised them by Moses. एक हिस्टोरिकल लैंड की मांग जो है वो बहुत पहले से हो रही थी, और जाहिर है कि वो चाहते थे यहूदी कि हम यरूशलेम के आसपास जाके बसें, क्योंकि यरूशलेम जो है वो तीनों धर्म के लिए जो है वो मुकद्दस जगह मानी गई है। बाल्फोर साहब चाहते थे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जंग चल रही है उसमें हमें ज्यूइश जो बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल कम्युनिटी जो है, उसमें खास करके रॉथशाइल्ड फैमिली बड़ी मशहूर थी, उनकी सपोर्ट मिले, पैसा मिले उनसे। तो जब उन्होंने ये पैसे की मांग की तो वाइजमैन साहब गए उनके पास कि भाई हम तो सपोर्ट करेंगे, आप भी हमारी मदद कीजिए कि हमारी कोई फ़लस्तीन में जगह बन जाए। तो एक उन्होंने चिट्ठी लिख के दे दी बिना किसी से पूछे, जिसमें कह दिया कि His Majesty's government will look favorably at the establishment of a Jewish homeland in Palestine. Every Jew that arrives in Palestine is one more brick in the structure of the proposed Zionist state, one more unit towards the Zionist majority against the Arabs. उसी के डिक्लेरेशन में वो अरबों ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ के तो है नहीं, ये लोग तो आप कैसे हमें जो है वो इनको बाहर से लेके आएंगे। तो जब उन्होंने नहीं माना तो उस वक्त बरतानिया ही वहाँ रूल कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, ब्रिटेन ही फ़लस्तीन को। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आप इनको आदर दीजिए। अरबों ने नहीं माना, उसकी वजह से वो लड़ाई झगड़े हुए। असली मसला शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब हिटलर ने इतना अत्याचार किया ज्यूइश कम्युनिटी के ऊपर, 60 लाख उसने ज्यूज को ख़त्म कर दिया। उसको कहते थे फाइनल सोल्यूशन, कि ये जड़ से ही इनको ख़त्म कर दिया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यहूदियों का जो हॉलोकॉस्ट हुआ, जो हिटलर ने किया और नाजीज और फासिज्म के अंदर जो उनका हॉलोकॉस्ट हुआ, उसके बाद एक कंबाइंड गिल्ट जो है यूरोप में था, सारे यूरोपियन पावर्स को, कि हम इस हॉलोकॉस्ट को नहीं रोक पाए। और उस गिल्ट को अस्वाज करने के लिए इन्होंने यहूदियों को, जो बचे हुए यहूदी थे, जो यानी हॉलोकॉस्ट के बाद जो यूरोपियन यहूदी बचे हुए थे, जो अश्कनाजी यहूदी थे, इनको इन्होंने ज़बरदस्ती, यानी ज़बरदस्ती तो नहीं, मतलब ये चाहते थे कि इनको कहीं घर मिले तो उनको
उनको ये घर इन्होंने ज़बरदस्ती इस इलाके में दी जो आज फ़िलिस्तीन और इजराइल कहलाता है। और जब ये यहूदी आए जो खुद प्रताड़ित थे, जब ये आए तो इन्होंने यहाँ पे बसे हुए जो अरब्स थे उनको, इनकी लड़ाइयाँ हुई उनके साथ और उनको अपने गांव से बेदखल कर दिया, जिसको हिस्टोरिकल टर्म में नकबा कहते हैं। नकबा मतलब कैटास्ट्रॉफ। This conference urges the British government to abrogate the policy and to open Palestine to unrestricted Jewish immigration and resettlement. जो जूविश स्टेट जो आया वो वहाँ तक फुल स्टॉप नहीं माना, वो अपना एक्सपेंशनिज्म कंटिन्यू रखे और जो उनके चीफ पैटर्न्स हैं लेड बाय द एंग्लो सैंक्शन ग्रुप ऑफ कंट्री जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन ये आते हैं एंड असिस्टेड बाय द यूरोपियन पावर्स, वो कंटिन्यू रखे उस एक्सपेंशनिज्म। जो फ़लस्तीन 1948 का था वो तो इजराइल के पास चला गया, जो ये गाज़ा की पट्टी थी वो इजिप्ट के पास थी और जो वेस्ट बैंक था वो जॉर्डन के पास था। तो ये सिचुएशन रही 1948 से और 1967 तक। 1967 में इजराइल ने अचानक हमला किया और उन्होंने हमला करने के बाद गाज़ा पट्टी को जो इजिप्ट के अंडर में थी उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया और इसी तरह वेस्ट बैंक जॉर्डन जिसके ऊपर हुकूमत थी, जगह जॉर्डन के कंट्रोल में था, जहाँ अल-अक्सा मस्जिद भी है जिसको यरूशलेम की मस्जिद भी है, ये ईस्ट यरूशलेम, उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया। अब ये अरब देशों के लिए बहुत एक ह्यूमिलिएशन थी, शर्म की बात थी, तो छोटे से देश से हार गए। 73 में यौम किप्पुर जो उनका ज्यूज़ का बड़ा एक होली डे होता है, बड़ी महत्ता है उसकी, पाठ पूजा करते हैं वो सारे। उस दिन को इजिप्ट और सीरिया ने कोऑर्डिनेट करके सरप्राइज अटैक किया। और काफ़ी हद तक साइनाई को वापस ले लिया, गोलान हाइट में भी क्रॉस कर गए सीरिया वाले। अमेरिका ने पूरी इजराइल की मदद की। वो लड़ाई जब ख़त्म हुई 73 की, तो समझिए बराबरी पर हुई। लेकिन उस लड़ाई का एक पॉजिटिव अंजाम निकला वो था कैंप डेविड एग्रीमेंट 1978 का, जिसमें इजिप्ट और इजराइल के बीच समझौता हो गया। आपने देखा कि पिछले कई सालों से दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो वेस्ट बैंक का जो एरिया है वहाँ इजरायलीज़ की सेटलमेंट्स जो है बढ़ती जा रही हैं और करीब आज के दिन में 5 लाख से ऊपर इजरायली सेटलर वेस्ट बैंक में भी पहुंच गए। तो फ़लस्तीनी कहते हैं भाई अब हम यहाँ के भी नहीं रहे और गाज़ा और फ़लस्तीन के बीच बस एक सड़क है, जुड़े हुए नहीं हैं वो। तो करीब 22 लाख फ़लस्तीनी जो हैं गाज़ा में एक 225 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फंसे हैं। उसको दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहते हैं। गाज़ा में के जो टोटल पॉपुलेशन है वो 80% उसमें रेफ्यूजीज़ हैं। जो 1948 के रेफ्यूजीज़ गए थे वो सब ज़्यादातर गाज़ा में सेटल हो गए थे। हमास है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जब हम शुरुआत स्टडी करते हैं तो करीब 1970-78 के आसपास मुस्लिम ब्रदरहुड जो इजिप्ट में थी उनकी एक ऑफशूट की पैदाइश हुई गाज़ा में। इनिशियली बोला गया कि ये चैरिटेबल काम करेंगे, सोशल काम करेंगे। इजरायली इंटेलिजेंस ने बोला ये तो बढ़िया बात है, तो बड़ा अच्छा हुआ, हम भी इनकी मदद करते हैं। क्योंकि उस समय जो पैलेस्टीनियंस की लीडरशिप थी वो सेकुलर और नेशनलिस्ट थी। अजीब बात है ये कि इजराइल ने उस समय सपोर्ट किया। आज तक भी मतलब अगर समझें आप तो इजराइल की कोशिश रही है कि महमूद अब्बास को और पैलेस्टाइन अथॉरिटी को कमज़ोर किया जाए, हमास को चलने दिया जाए। The aim of Hamas was not to try and conquer territory. हमास का उद्देश्य जमीन हासिल करना नहीं था। हमास का उद्देश्य था कि शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं। वो भी तब जब इजराइल शांति के समझौते के रास्ते तैयार कर रहा था। जो भी हमास ने किया, मैं उसको यकीनन वो जो उनका एक्शन है वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। ये बाकायदा एक सदमा था जो भी उन्होंने एक्शन दिया। वो जो
पुराने बुश के ज़माने में शॉक एंड ऑ कहते थे। मैं समझता हूँ जो अंदर की डीप बात है कि ये जो जनरेशन्स अब फ़लस्तीनियों की हैं, उन्होंने ना तो आज़ादी देखी, ना प्रॉस्पेरिटी देखी, ना उनको उम्मीद दिख रही है, कोई उनकी एस्पिरेशन नहीं बन रही है। वो करें क्या? हिस्टोरिकल रूट इस मामले में ऑप्टिमिज्म का है, और ईरान हो या चाहे कोई भी मुल्क हो, एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जिसमें कि उनको फिलिस्तीनियों को अलग देश देना पड़े। ये कोई बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली बात नहीं है। भारत और कनाडा के बीच राजनयिकों को लेकर विवाद और गहरा गया है। भारत ने कनाडा से मांग की थी कि भारत में उसके राजनयिकों की तादाद उतनी ही होनी चाहिए जितनी कनाडा में भारत के राजनयिकों की। कनाडा की विदेश मंत्री ने इसको एक तरफा फैसला बताया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे वियना संधि के अनुरूप बताया। कनाडा को आखिरकार अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला करना पड़ा। कनाडा की विदेश मंत्री के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया था कि 20 अक्टूबर के बाद इन 41 राजनयिकों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। 41 Canadian diplomats and their 42 dependents were in danger of having immunity stripped on an arbitrary date, and this would put their personal safety at risk. The safety of Canadians and of our diplomats is always my top concern. Given the implications of India's actions on the safety of our diplomats, we have facilitated their safe departure from India. This means that our diplomats and their families have now left. कनाडा की विदेश मंत्री के बयान पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत में कनाडा के राजनयिकों की तादाद बहुत अधिक थी और वे भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे थे। इस वजह से भारत ने दिल्ली और ओटावा में राजनयिकों की तादाद में समानता की मांग की थी। ये कैसे हो, इसके लिए हमने कनाडा के पक्ष से पिछले महीने बात की। हमने जो कदम उठाया है वो वियना संधि के अनुच्छेद 11(1) के अनुरूप है, जिसमें मेजबान देश को राजनयिकों की तादाद तय करने का अधिकार है। इसे किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताने की दलील को हम खारिज करते हैं। भारत में कनाडा के 62 राजनयिक थे, जो कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों की तादाद से करीब 3 गुना अधिक था। 41 राजनयिकों के लौट जाने के बाद कनाडा ने अपने चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु कॉन्सुलेट में व्यक्तिगत सेवा बंद करने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि कनाडा में भारतीय मूल के करीब 15 लाख लोग हैं जिनके परिजनों को वीज़ा चाहिए होता है। इसके अलावा बड़ी तादाद में भारतीय छात्र भी कनाडा पढ़ने जाते हैं। इससे भारत से कनाडा जाने वालों को वीज़ा मिलने में दिक्कत होगी। कनाडा के साथ इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी अलगाववादी और कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया। भारत के एक राजनयिक को कनाडा से निकाला भी गया। भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को निकाला और कनाडा के लिए अपनी वीज़ा सेवा रोक दी। 41 राजनयिकों को वापस भेजकर भारत ने कनाडा को एक और कड़ा संदेश दिया है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हिंदू वोटरों पर बीजेपी खूब मेहरबान है। माया नगरी मुंबई में हर प्रांत संस्कृति के रहने वाले लोग हर पर्व को भव्यता से मनाते हैं। बीजेपी ने इन आयोजनों में जान फूंक दी, पाबंदियों को कम कर रही। गरबा, डांडिया, रामलीला, 300 से ज्यादा ऐसे कुल आयोजनों में 90% बड़े मंडल भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा आयोजित या समर्थित। हर प्रांत से आए लोगों को खुद में समाये मुंबई की तस्वीरें त्योहारों के दौरान बेहद दिलचस्प होती हैं। गरबा के बड़े पंडालों के साथ साथ रामलीला की धूम भी उतनी ही दिखती है और इस साल इन त्योहारों के आयोजन को बीजेपी नेताओं ने और भी भव्य बनाया है। शहर में करीब 300 ऐसे आयोजनों में 90% बड़े मंडल बीजेपी नेताओं द्वारा आयोजित या फिर उनके द्वारा समर्थन से बने हैं। अशोक गोयल 40 सालों से रामलीला देखते आ रहे हैं। कहते हैं कि शासक कोई भी हो, राम भक्ति तो कभी नहीं छूटेगी। सियासी टिप्पणी, लेकिन ये तो रामलीला आज से नहीं हो रही है।
मैं तो छोटा बचपन में उधर बानर का रोल किया हुआ है हरियाणा में, तो भी सेवा में इसे बानर का रोल किया। समझो कि मैं 5 साल का था, आज से समझो 56 साल पहले की बात है। सेना में भर्ती होकर वही रामलीला देखते थे, तभी कोई शासन से अपने कोई लेना देना नहीं, राम में है, राम में ही। दूसरे प्रदेशों से आकर मुंबई में बसे उत्तर भारतीय हों या फिर आम मुंबईकर, सिर्फ इस बात से खुश हैं कि ऐसे आयोजनों को और बढ़ावा मिल रहा है। रामलीला हम लोग काफी ज्यादा, हम सब यही चाहते हैं कि सब रामलीला देखे। हम तो हमारे यहाँ बिल्डिंग में सिक्योरिटी वाले को भी बोल रहे हैं सबको राम राम बोलो, जब बातें जाते हैं सब राम राम का ही प्रचार करते हैं हम लोग। जो लोग कहते हैं कि अचानक से बीजेपी की सरकार आने के बाद लोग धार्मिक हो गए, उनको क्या कहेंगे? वो तो पहले से धार्मिक थे, और वो धार्मिक थे पहले से, और भी धार्मिकता और आगे अच्छी तरह से निभाने के लिए उसको बल मिला है बीजेपी के थ्रू। जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके थ्रू हमको एक प्रेरणा मिली है और अच्छी तरह से जिंदगी जीने के लिए, और हमारा विश्वास और बढ़ गया है सनातन धर्म के ऊपर। बहुत देखने का आनंद आ जाता है, हमें खुश हो जाता है जी। और होने चाहिए। क्यों? बस लोगों का जुड़ाव होता है और इतनी सुंदर लीला का दर्शन मिलता है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बाद लोग धार्मिक हो गए और इसीलिए इस तरह के आयोजन और बड़े हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी सबके ये चीज़ अलग है, वो अलग बाद में आना वो अलग चीज़ है। ये हमारा बचपन गुजर गया, हम इनको पहले से मतलब इससे हम जुड़े हुए हैं ना। और बीजेपी आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, और इनका प्रचार करे अच्छा ही है अपने लिए। ये अपना हिंदू धर्म का जो प्रचार है उसमें देखने को मिलता है। पहले के रामायण के, महाभारत के जो भी है उसके रामायण को देखने को मिलता है। हिंदू धर्म का पालन कैसे करना है, क्या करना है, वो देखने को मिलता है। बीजेपी नेता कहती हैं ये त्योहार नहीं, हमारे लिए संस्कार हैं। आयोजक कहते हैं कि बीजेपी से पहले मंडलों को इतनी सहूलियतें मिली ही नहीं। इस बार रामलीला आयोजकों से ली जाने वाली फीस में 50% कटौती हुई है और इजाजत के लिए 1 विंडो सिस्टम लागू हुआ है। रामलीला और गरबा ये तो हमारे संस्कार हैं, इसको तो हम नहीं छोड़ सकते ना। और ये तो बहुत बड़े पैमाने पे, मैंने बताया कि सरकार भी चाहती है कि कार्यक्रम बड़े पैमाने पे हो और लोगों को आसानी हो। आप कहीं देख रही हैं कि कोई सुन रही है, कोई दंगा फसाद, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत इजी गोइंग सब कुछ हो रहा है। राम कौन है, सीता मैया कौन है, हनुमान जी कौन है, लक्ष्मण जी कौन है, ये जो पूरा रामायण क्या है उसको बताने के लिए ऐसे जो ये आदरणीय लोग जो हैं, ये लोग लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो सरकार ने जो साथ दिया है, 1 विंडो सिस्टम किया है कि लोगों को इजी हो, इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बीजेपी की सरकार है तो हमारे को सब चीज़ की सहूलियत है। पहले हमारे को बहुत तकलीफ होती थी, मंत्रालय तक के भी चक्कर लगाने पड़ते थे परमिशन के लिए, और लाउड स्पीकर की थी, पुलिस परमिशन की थी, वो बहुत चक्कर लगवाते थे। अभी मतलब गवर्नमेंट बीजेपी के आने के बाद में उन्होंने बहुत सुगम बना दिया। वहीं नवरात्रि में गरबा डांडिया के बड़े आयोजन उत्तर भारतीयों के लिए उत्तर मुंबई में ही अब तक होते आए हैं, पर अब बीजेपी ने इसे अंधेरी इलाके तक खींचा है। गरबा ग्राउंड पर राम मंदिर के थीम से पंडाल सजे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राम मंदिर की सोच कई सालों से देखते आ रहा था। जब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी का सपना पूरा किया, पूरे भारत का सपना मोदी जी ने पूरा किया है, और राम मंदिर का भव्य प्रतिष्ठा अगले साल होने वाली है। वही सोच के हमने राम मंदिर की ये गेट बनाया। महाराष्ट्र में भी चुनाव ज्यादा दूर नहीं, इसलिए पुरानी पाबंदियां कम हो रही हैं और त्योहारों के नाम पर थोड़ी सियासी चमक बढ़ती दिख रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर आप देखेंगे तो मैं पहले से ही, व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड। भोपाल में डॉग ट्रेनिंग सेंटर के कर्मचारियों पर कुत्ते की बेरहमी से हत्या का आरोप लगा है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कुत्ते को गेट से फांसी लगाकर मार दिया गया। ट्रेनिंग के नाम पर बुलाया गया था उसको। आरोप है कि इस सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट करने की कोशिश की गई, लेकिन इसे रिट्रीव कर लिया गया क्योंकि अब सारी चीजें क्लाउड में सेव होती। कुत्ते के मालिक ने उसे ट्रेनिंग के लिए सेंटर में भेजा था, लेकिन वहां बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। आप सोचिए इन तस्वीरों को देख करके कि असली जानवर कौन है। अब नवरात्रि में मुंबई में गरबा की धूम है।
मुंबई में गरबा के प्रति लोगों के आकर्षण को देखते हुए ठगों का गोरख धंधा भी जारी। पुलिस ने पिछले दिनों फर्जी पास छापकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था, तो अब सस्ते में टिकट दिलाने के नाम पर 156 लोगों से 5 लाख रुपए ठगने वाले गिरोह को भी पकड़ा है। मुंबई में संगीत की धुन पर डांडिया खेलने जाने वालों की होड़ लगी है, तो फर्जी पास देकर और सस्ते पास के नाम पर ठगने वाले गिरोह भी सक्रिय हैं। पिछले दिनों ही बोरीवली में ठगों का एक गिरोह पकड़ा गया था। अब सस्ते में पास दिलवाने के नाम पर 156 लोगों से 5 लाख रुपए ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बोरीवली की एमएचबी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें पुलिस के पास सिर्फ एक मोबाइल नंबर का ही क्लू था, बट उसको इससे पूरी छानबीन करते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने एमएचबी पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन टीम में अरेस्ट करने में सक्सेस प्राप्त किया है। चारों के नाम अश्विनी रमाकांत सुर्वे, श्रीपाल बगड़िया, सुशील तिरलोटकर और संतोष गुमरे ऐसे 4 आरोपी हैं। सभी मोस्टली लोकल बोरीवली, चारकोप, कांदिवली इस एरिया के रहने वाले हैं और पहले भी इस तरह के पासेज वगैरह अरेंज करने में रहे हैं, पर पहले हर साल ओरिजिनल करते थे रहे हैं। इस साल उन्होंने इस तरह का चीटिंग किया है। नवरात्रि में मुंबई में बड़े पैमाने पर गरबा का आयोजन होता है, जिसमें जाने के लिए 500 से लेकर 1000 रुपए की एंट्री फीस होती है। जितना बड़ा कलाकार उतनी बड़ी फीस। नवरात्रि के 9 दिन के हिसाब से ये रकम हजारों में जाती है। सभी 9 दिनों के सीजन पास की कीमत 3800 से 4000 तक जाती है। फिर भी बिक्री शुरू होते ही आयोजक सोल्ड आउट बताते हैं। जो सीजन पास है टोटली सोल्ड आउट फॉर ऑल 9 डेज। टोटल ग्राउंड इज कैपेसिटी ऑफ 35,000। तो हमारा टारगेट होता है 20-30। 5000 का स्पेस हम बफर रखते हैं। कई बड़े गरबा आयोजनों में अक्सर पैसे देकर भी पास नहीं मिलता या फिर बहुत महंगा मिलता है। डिमांड और सप्लाई के इसी अंतर का फायदा अक्सर ठग उठाते हैं। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।